गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया जी। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम जिसके अंदर सर हम लोग देखेंगे किसके लिए दो टाइप के हमें क्लेम जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। क्लेम फॉर स्टॉक और क्लेम फॉर प्रॉफिट। तो क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक और क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, दो टाइप के मेजर जो क्लेम्स हैं वो हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। उससे पहले सर सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है। क्या होता है इंश्योरेंस? इंश्योरेंस के अंदर सर होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जिसके अंदर जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया अपना, वो क्या करेगा, कुछ प्रीमियम पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को। उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स करेगी कि मैक्सिमम यहाँ तक का लॉस हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। जिस फिक्स अमाउंट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सेप्टेंस दे रही है उसको हम लोग बोलते हैं सर पॉलिसी अमाउंट। ठीक है, ऐसे ही कुछ एक और टर्म्स है जो हमारी इस चैप्टर के अंदर यूजफुल रहने वाली हैं, जो हम लोग क्वेश्चंस के साथ देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे कि किस तरीके से वो जो टर्म्स है हमारी वो वर्क करती है। चलो करते हैं हम लोग स्टार्ट हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले देखो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। मेजरली सर हमें इस चैप्टर के अंदर टू टाइप्स के क्लेम्स डिस्कस करने हैं, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें कुछ स्टेप्स में आंसर निकालने होते हैं। वो स्टेप्स वन बाय वन हम लोग देखने वाले हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? लॉस ऑफ स्टॉक से। तो जो मेजरली हमें पढ़ना है वो क्या है? क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टॉक, जिसमें से हम लोग अभी डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में, किस तरीके से हम लोग उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक का पता लगाने के लिए पहले आपको ये तो पता हो कि क्लोजिंग स्टॉक कितना था। इंश्योरेंस क्लेम जो चैप्टर है आपका काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा, प्रैक्टिकली सोच के देखो कि इंश्योरेंस का क्लेम आप कब मांगने जाओगे? जब कोई मिस हैपनिंग हो जाती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसके अंदर आपने अपना गुड्स रखा हुआ है, वो गुड्स क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। किसी भी रीजन से लॉस बाय फायर हो सकता है आपका, जिसके अंदर अर्थक्वेक हो सकता है, या और कोई ऐसा रीजन जो कवर होता है जो आपका आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर। तो हमें उस डेट को पता लगाना पड़ेगा कि स्टॉक कितना था। फिर आप क्लेम कैसे मांगोगे? मैंने क्या कर रखा है, 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है और मेरे गोडाउन के अंदर स्टॉक था 2 लाख रुपीज का, आग लग गई, सब कुछ जल करके हो गया खत्म। मैं चला गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी मेरे गोडाउन में 8 लाख रुपए का माल था, 8 लाख रुपीज का माल था, 8 लाख रुपए दो। ये बोले भाई साहब आपके वाले में तो माल जो था वो 1 लाख का ही था, आप कैसे 8 लाख बता रहे हो? प्रूफ तो करो कुछ। तो क्या किया जाता है, कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा आपके जो इनकम्प्लीट होते हैं उन सब से, उन रिसोर्सेज से वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की ये चीज आपकी जो है स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करना, ये आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर के अंदर भी काम आती है। कैसे? सर क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड्स हमारे कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? या तो जो रिकॉर्ड्स थे वो हम लोग प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे थे, या फिर जब आग लगी तो उसके साथ साथ गुड्स के साथ साथ जो रिकॉर्ड्स थे वो भी क्या हो गए? जल गए। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करेंगे, हम लोग हाथ पैर मारेंगे, जुगाड़ बैठाएंगे कैसे भी ये पता लगाने का कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, वो हम लोग पता कैसे लगाएं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता लगाने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा
क्या क्या सोर्सेज आपके हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का पता लगा सकते हो। सर अगर जो आग है वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर लगी तो उससे लास्ट ईयर के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे हमारे वो हमने प्रिपेयर किए होंगे। वो रिकॉर्ड्स की कॉपी जो है वो शेयर होल्डर्स के पास भी मिल सकती है, जो सीए है जिससे आप ऑडिट करवाते हो उसके पास भी मिल सकती है, या और कोई ऐसा सोर्स जहाँ से आपको वो डेटा जो है वो रफली पता चल जाए, है ना। तो यहाँ से हमें क्लोजिंग स्टॉक तो पता चल गया। उसके बाद उसके साथ साथ सर हमें लास्ट ईयर के डेटा के बेस पे करंट ईयर्स की अगर सेल्स और परचेज का हमें आइडिया है कि कुछ डाउनफॉल आया था, कुछ इंक्रीज हुआ था या कुछ डिक्रीज हुआ था, वो सब चीज़ें अगर हमें पता चल जाए तो हम लोग उनका भी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे साथ में। इतना सब करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को जीपी रेट अगर पता चल गई तो सर हम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब हमें देखना है कि क्या प्रोसेस चलती है इंश्योरेंस क्लेम के अंदर। स्टार्ट करते हैं। देखो पेज नंबर 10.4 इंट्रोडक्शन के आपका बिजनेस एंटरप्राइजेस गेट इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स सच एज फायर, फ्लड, थेफ्ट, अर्थक्वेक एटसेट्रा। इंश्योरेंस बीइंग ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जहां पे आप पैसा दोगे, अगर कोई लॉस आपको हुआ इन दैट केस आपको क्या किया जाएगा, उस लॉस के अगेंस्ट में कुछ क्लेम आपको मिल जाएगा। द क्लेम फॉर लॉस इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्चुअल लॉस ऑफ असेट्स, कि जो आपका क्लेम है वो मैक्सिमम कितना होगा, एक्चुअल लॉस ऑफ असेट्स, या फिर एक चीज हमें और देखनी होगी जो हमें समझ आएगी जब हम लोग इस चैप्टर के अंदर थोड़े और आगे बढ़ेंगे, वो क्या आपका पॉलिसी अमाउंट। Sometime an enterprise also gets itself insured against consequential loss of profit due to decreased turnover or increased expenses etc. कई बार क्या होता है, कहते हैं सर बहुत सारी एंटरप्राइजेस ऐसी होती है, बोले जी ये तो नुकसान हो ही गया जो हो गया, अब वापस उसी जगह तक पहुंचने में हमें क्या एक लंबा टाइम लग जाएगा, हम लोग बहुत टाइम तक वैसा सेम प्रॉफिट कवर नहीं कर पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे, तो हम लोग क्या है जो प्रॉफिट का लॉस हो रहा है उसका भी हम लोग इंश्योरेंस आपसे करवा रहे हैं, वो भी आप कर दो, ठीक है। इफ लॉस कॉन्सिक्वेंशियल टू द लॉस ऑफ स्टॉक इज ऑल्सो इंश्योर्ड, द पॉलिसी इज नोन एज लॉस ऑफ प्रॉफिट और कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। इंश्योरेंस क्लेम कैन बी स्टडीड अंडर टू पार्ट्स एज अंडर, एक क्या आपका क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा क्या क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। मीनिंग ऑफ फायर क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला फायर का मीनिंग क्या है, आपको ये बोल देंगे कि फायर लग गई थी, फायर इनकर्ड होने के कारण क्या हुआ कि जो आपका गुड्स था वो डिस्ट्रॉय हो गया, जो रिकॉर्ड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, दिस एंड दैट। तो फायर की डेफिनेशन के लिए आप इतना कुछ ये मत पढ़ना, छोड़ देना इसको। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, फायर इंश्योरेंस बीइंग ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, a claim can be lost only for the actual amount of the loss not exceeding the insured value। तो ये टर्म्स आपकी इंश्योर्ड वैल्यू का मतलब क्या है, इंश्योर्ड वैल्यू का मीनिंग आपका है मैक्सिमम किस वैल्यू का आपने इंश्योरेंस करवाया है। इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लेम द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी नोटेड। दो आपके सामने सिचुएशंस अराइज हो रही है, सिचुएशन ए टोटल लॉस, सिचुएशन बी में क्या है पार्शियल लॉस। टोटल लॉस, इफ द गुड्स आर टोटली डिस्ट्रॉयड द अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू द एक्चुअल लॉस। भाई सारा का सारा गुड्स जितना था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, मेरे गोडाउन के अंदर 5 लाख रुपीज का गुड्स पड़ा था, आग लगी और 5 लाख का गुड्स चल गया, तो ये क्या टोटल लॉस, जितना गुड्स था वो सारा का सारा जल गया। इफ द गुड्स आर टोटली डिस्ट्रॉयड द अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू द एक्चुअल लॉस प्रोवाइडेड द गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड। भी मैंने इंश्योरेंस 5 लाख का ले रखा है या 6 लाख का, 5 लाख से ज्यादा का कितना भी ले रखा है, और 5 लाख से ऊपर का मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ वो कितने का है 5 लाख का। मैं कंपनी को बोलूंगा जी 5 लाख का गुड्स चल गया, कंपनी बोलेगी पॉलिसी कितने की है, मैंने कहा 10 लाख की, 15 लाख की, तो बोले 15 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख का गुड्स था जल गया तो हमें आपको पे करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, ये तो यहाँ पे बोल रहा है। देखो
हाउएवर इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, भाई गुड्स कितने का था 5 लाख का, आपने पॉलिसी इंश्योरेंस करवा कितने का रखा है 4 लाख का, तो क्या हुआ, अब बात आई सर 5 लाख का और 4 लाख का करवा रखा है, तो 1 लाख का गुड्स कौन सा हो गया, अनइंश्योर्ड हो गया ना आपका वहां पे। However, in case of under insurance, insurable value of stock insured is more than the sum insured. The amount of claim is restricted to the policy amount. तो इस केस में आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, आपका लॉस हुआ 5 लाख का, इंश्योरेंस करवा रखा है आपने 4 लाख का सारा गुड्स हो गया डिस्ट्रॉय, तो आपको कितने पैसे देगी इंश्योरेंस कंपनी, बोले भाई साहब आप जो हमें प्रीमियम देते हो वो किसके अकॉर्डिंग देते हो, इस 4 लाख के अकॉर्डिंग, तो मैक्सिमम हम आपको कितना पैसा देंगे 4 लाख रुपीस देंगे, और आप अपने इस 1 लाख जो अनइंश्योर्ड था उसके लिए आप खुद क्या है रेस्पॉन्सिबल है, वो अमाउंट आप जानो और आपका काम जाने, उसके लिए हमें कुछ भी नहीं पता। दूसरा पार्ट क्या आपका पार्शियल लॉस, इफ द गुड्स आर पार्शियली डिस्ट्रॉयड द अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू द एक्चुअल लॉस प्रोवाइडेड द गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड। कहते हैं अगर गुड्स क्या है सारे के सारे 5 लाख का गुड्स आपके गोडाउन के अंदर था, आग लगी तो सर 4,50,000 का गुड्स क्या हो गया आपका डिस्ट्रॉय हो गया, और 50,000 का गुड्स आपके पास अभी भी आपने जैसे तैसे करके बचा लिया, ठीक है 50,000 का गुड्स आपने क्या किया बचा लिया। इफ द गुड्स आर पार्शियली डिस्ट्रॉयड द अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू द एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस कितना है 450 का, द गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड प्रोवाइडेड दैट जो आपने इंश्योरेंस करवा रखा है वो कितने का है 5 लाख या उससे ज्यादा का है। हाउएवर इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ क्लेम विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नेचर क्या क्या आपका नंबर 1 विदाउट एवरेज क्लोज, और नंबर 2 क्या आपका विद एवरेज क्लोज। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एवरेज क्लोज से रिलेटेड होते हैं, तो एवरेज क्लोज क्या होता है कैसे एप्लीकेबल होता है वो हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं विदाउट एवरेज क्लोज। क्लेम इज इक्वल टू द लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस और द सम इंश्योर्ड, कहते क्लेम जो है वो क्या होगा एक्चुअल लॉस या फिर सम इंश्योर्ड, इन दोनों में से जो भी कम है उसके इक्वल क्लेम मिलेगा। कब, जब एवरेज क्लोज जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो मान लो आपने क्या कर रखा है 10 लाख रुपीज का इंश्योरेंस करवा रखा है, 10 लाख रुपीज के गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है, एवरेज जो आपका एक्चुअल लॉस है वो कितने का है 6 लाख रुपीज का, और सम इंश्योर्ड कितना है 4 लाख, तो कितने मिल जाएंगे 4 लाख। एक्चुअल लॉस है 6 लाख का, इंश्योरेंस करवा रखा है आपने 8 लाख का, तो कितने मिल जाएंगे 6 लाख, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं एवरेज क्लोज की, क्या होता है सर एवरेज क्लोज। देखो मैंने पॉलिसी ले रखी है मेरे बिजनेस में जो गुड्स है उनकी से 10 लाख रुपीज की, जिस दिन फायर लगी स्टॉक था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ₹12 लाख रुपीज का, ठीक है। साल्वेज वैल्यू, साल्वेज वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, जब आग लगी तो मालिक आया भाग करके, उसने सोचा कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कुछ तो बचा लेता हूं, उस मालिक ने बेचारे ने खुद की जान पे खेल के कुछ सामान बचा लिया, तो जो गुड्स बचाया उसको हम लोग बोलते हैं साल्वेज वैल्यू, और कितना गुड्स बचा लिया उसने 50,000 वैल्यू का गुड्स बचा लिया, ठीक है। पॉलिसी अमाउंट 10 लाख की, स्टॉक कितने का है 12 लाख का, साल्वेज कितनी 50,000। अब ये भाई साहब जो हैं ये गए इंश्योरेंस कंपनी के पास रोते हुए, बोले बर्बाद हो गया, लूट गया। बोले क्यों, क्या हुआ? तो बोले भाई साहब लॉस हो गया मुझे कितने का
11,50,000 का। ये भाई साहब गए भाग करके, बोले इंश्योरेंस कंपनी मुझे तो लॉस हो गया, उजड़ गया, बर्बाद हो गया, बचाओ बचाओ बचाओ। अच्छा भी बचाते हैं, चलो। क्या हुआ सर? लॉस हो गया 11.5 लाख, 11,50,000 का। अच्छा माल कितना था आपके गोडाउन में? बोले जी 12 लाख का माल था, 50,000 का मैंने बचा लिया, और मुझे जो लॉस हुआ वो हो गया 11,50,000 का। तो आप मुझे 11,50,000 रुपीज दे दो, क्योंकि मैंने स्टॉक का करवा रखा है इंश्योरेंस। ठीक है, अब इधर इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है? भाई साहब आपने पॉलिसी ले रखी है 10 लाख रुपीज की, आपने गुड्स बचा लिया कितने का? 50,000 का, तो हम आपको दे देते हैं 9,50,000। ये कह रहे हैं हम आपको दे रहे हैं 9,50,000, और ये बोलता कि 11.5 लाख नहीं तो 10 लाख की तो मेरी पॉलिसी है भाई साहब, 10 लाख रुपीज तो मुझे दे दो। दोनों में होगी लड़ाई, 9.5 10, 9.5 10, 9,50,000 10 लाख। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है 9,50,000, इंश्योरर बोल रहा है 10 लाख। क्यों लड़ाई कर रहे हो? ऐसे तुम्हारा सोल्यूशन नहीं हो सकता। लड़ाई किस चीज की है? ये 50,000 की। जो गुड्स बचा लिया, ये कहता मैंने वो गुड्स बचाया है जिसका इंश्योरेंस नहीं था, क्योंकि पहले मैं तो मेरा बचाऊंगा। बोले ना ना, आपने वो गुड्स बचाया है जिसका इंश्योरेंस था। तो लड़ाई हो गई दोनों की। बोले ऐसे तो तुम लोग लड़ते ही रहोगे, तुम्हारा कोई समझौता हो ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में क्या अप्लाई करना पड़ा फिर? एवरेज क्लोज। एवरेज क्लोज क्या बोलता है? एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस कितने का है? 11,50,000 का है। टोटल गुड्स कितने का था भैया आपका उस दिन? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी अमाउंट। क्या करना होगा हमें? देखो, विद एवरेज क्लोज अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक इज proportionately reduced considering the ratio of policy amount to the value of stock on the date of fire as shown below। कैसे भाई? लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई विथ सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट, या फिर हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। One should note that the average clause applies only where the insured value is less than the total cost and not when goods are fully insured। अब एक छोटा सा नोट आप लिख लो, मैं लिखवाऊंगा आपको इस चैप्टर के बारे में, कुछ नोटिंग्स भी मुझे करवानी है। वहां पे आप लिख दोगे कि एवरेज क्लोज applies only when policy amount is less than the value of total stock। टोटल स्टॉक की वैल्यू से अगर कम है आपका पॉलिसी का अमाउंट तो ही एप्लीकेबल होता है एवरेज क्लोज, अदरवाइज एवरेज क्लोज एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, रिलेवेंट पॉइंट्स। फर्स्ट क्या है? वेयर स्टॉक रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड एंड सच रिकॉर्ड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज द डेट ऑफ फायर कैन बी इजिली अराइव्ड। हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना रहे थे, रिकॉर्ड्स हमारे एज इट इज पड़े हैं, तो मैं जाऊंगा रिकॉर्ड्स उठाऊंगा, देख लूंगा हाँ स्टॉक की वैल्यू कितनी थी और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़ाई झगड़ा कब? जब स्टॉक हमारा जल गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी हमारे जल गए। अब क्या पता, कैसे पता चलाऊं मैं, कैसे पता करूं मैं? वेयर आइदर स्टॉक रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल or where they are destroyed by the fire, the value of stock at the date of the fire has to be estimated। अब तो भाई तुक्के मारने पड़ेंगे, लेकिन तुक्के कौन से वाले? रिलेवेंट वाले। एस्टिमेशन हमें करना पड़ेगा। The usual method of
arriving at this value is to build up a trading account as from the date of last accounting year. लास्ट अकाउंटिंग ईयर का रिकॉर्ड्स पूरा हमारे पास पड़ा रहेगा, जहां से वो ईयर एंड हुआ था वहां से लेके डेट ऑफ फायर तक का मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा. आफ्टर अलाउइंग फॉर द यूजुअल ग्रॉस प्रॉफिट द फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैन बी असर्टेन एज द बैलेंसिंग आइटम. कहते हैं यूजुअल जीपी रेट. अब सर ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कहां से आएगी, इस ईयर के तो अकाउंट्स डिस्ट्रॉय, जीपी की रेट कहां से निकालूं. तो जीपी की रेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा. और अगर पिछले नंबर ऑफ ईयर्स के इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स के ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पड़ेंगे. और उन ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिस पे आप कैलकुलेट क्या करोगे, एवरेज जीपी रेट, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. वो रेट कैलकुलेट करके हम लोग क्या करेंगे, उस रेट को अप्लाई करेंगे जो ईयर, जिस ईयर में फायर इनकर हुई उस ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में. इन सब चीजों को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया. अभी हम लोग ये सारा फॉर्मेट जो है वो डिस्कस करेंगे, जो आपको नोट भी करना है. ठीक है, चलो कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म होते हैं जब हमें कैलकुलेशन करनी होती है इंश्योरेंस क्लेम की फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, वो हम लोग डिस्कस करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ क्लेम आर डिस्कस्ड बिलो. जो हम लोग क्लेम्स निकालेंगे उनकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, देखो कैलकुलेशंस ऑफ क्लेम किस चीज का कर रहे हैं हम लोग, लॉस ऑफ स्टॉक का. लॉस ऑफ स्टॉक के लिए जब आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या करना है, कब एप्लीकेबल होगा, व्हेनेवर, जब भी क्या होगा आपका, जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं और स्टॉक है वो लॉस्ट हो गए. तो व्हेनेवर स्टॉक इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, व्हेनेवर स्टॉक इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, देन value of claim, then value of claim are calculated as follows. कैसे कैलकुलेट करोगे क्लेम का जब आपके अकाउंट्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए. तो सर हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेट. जीपी रेट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जीपी रेशियो आपको निकालना पड़ेगा ऑफ प्रीवियस ईयर. अगर नंबर ऑफ ईयर्स है तो क्या होगा, आपको उन सबका एवरेज जीपी रेशियो निकालना होगा बाय कंसीडरिंग नॉर्मल स्टॉक आइटम्स. आपको जीपी रेशियो निकालना है. इफ सच जीपी रेशियो इज गिवन, इफ सच जीपी रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन, then
नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। अब याद करो जीपी रेशो कैसे निकालते थे, कौन से अकाउंट में आता था, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट किसका, ऑफ प्रीवियस ईयर, जिस डेटा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास है। क्या क्या आइटम्स लिखते थे भाई, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, नेट आती थी परचेज आपकी, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इधर हम लोग दिखाते थे बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारे पास ये सारा डेटा दिया रहता था, ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेज पता है, डायरेक्ट एक्सपेंस पता है, सेल्स पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो सर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते थे। जीपी रेशो निकालने की बात करूं तो फॉर्मूला क्या बनता था आपका, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। यहां से आपका जीपी रेशो कैलकुलेट होके आ जाता था। अब एक और नोट डालना है आपको, लिखो नोट, एनी स्टॉक आइटम whose sale price is not normal or whose expected sale price is not normal should be excluded from the cost of purchase, sale और stock। नोट कर लो एक बार, फिर आपको क्वेश्चन के थ्रू ये सारी चीजें समझाई जाएगी। क्या लिखना है, एनी स्टॉक आइटम whose sale price is not normal or whose expected sale price is not normal should be excluded from cost of purchase, sales और stock। ये हुआ लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट से हमें जीपी रेशो पता चल जाएगा। और सर जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वो क्या बनेगा, हमारा करंट ईयर का बनेगा ओपनिंग स्टॉक। ये सारी कैलकुलेशन तो हमें करनी है लास्ट ईयर के रिगार्डिंग। फिर हम लोग कहाँ आएंगे, करंट ईयर में। फिर से क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट एक और बनाना पड़ेगा हमें। वो ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक का बनेगा, वो बनेगा सर आपका करंट ईयर का अप टू डेट ऑफ फायर। करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे डेट ऑफ फायर तक का। ओपनिंग स्टॉक कहां से आ जाएगा, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनने वाला है। परचेज लास्ट ईयर वाला रेशियो अप्लाई कर देंगे। अगर करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है तो उसी के अकॉर्डिंग जो करंट ईयर की वैल्यू है वो लिख देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको गिवन रहेंगे, सेल्स आपको पता रहेगी, बच गया क्लोजिंग स्टॉक और जीपी। जीपी रेट मेरे पास है, उससे मैं जीपी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो क्या निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल के आ जाएगी ऑन द डेट ऑफ फायर। कैसे निकालोगे, तो सर हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा, करंट ईयर का अप टू डेट ऑफ फायर, और इससे हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो हमारे पास था डेट ऑफ फायर को।
इसमें से कुछ हम लोगों ने बचा लिया होगा। अगर ये लेस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, लॉस बाय फायर, कि मेरे को कितना लॉस हुआ वो वैल्यू मेरी निकल करके आ जाएगी, है ना। तो अब लिखो, कुछ नोट और लिखने हैं हमें, एक और नोट। जब हम लोग ये सब बना रहे हैं तो यहां पे भी हमें कोई भी एबनॉर्मल आइटम को कंसीडर नहीं करना, ओपनिंग स्टॉक में, परचेज में, सेल्स में। कैसे कंसीडर नहीं करना उसकी बात हम लोग करेंगे। अगर कोई एबनॉर्मल आइटम दिया हुआ है तो उसको आप क्या करो, इनमें से उठा करके अलग रख लो, जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल आइटम पे आपका जीपी का रेशो वो नहीं रहता जो नॉर्मल आइटम पे होता है। भी मान लो नॉर्मली मैं क्या करता हूं, मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं 1000 रुपीज का, जिसमें मैं 200 रुपये कमा रहा हूं, 800 रुपीज मेरी कॉस्ट आ रही है। उसी प्रोडक्ट के अंदर अगर थोड़ा सा क्या डिफेक्ट है, उसी प्रोडक्ट में अगर थोड़ा डिफेक्ट है तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई साहब 1000 की जगह आप 900 में ले लो, तो मैं कमाऊंगा कितना, 100 ही कमा पाऊंगा, कॉस्ट तो मेरी 800 लगी हुई है। मैंने बोल दिया भाई साहब 850 में ले लो, 600 में ले लो, 700 में ले लो, क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिफेक्ट है। तो इसके कारण जो हमारा जीपी है वो सेम नहीं आ पाता ना। तो इसलिए एबनॉर्मल आइटम्स को हमें एक्सक्लूड करना होता है ओपनिंग स्टॉक से, परचेज से और सेल्स की वैल्यू से। ठीक है, तो डू नॉट कंसीडर एबनॉर्मल आइटम इन स्टॉक, परचेज और सेल्स। इफ देयर हैज बीन इन्फ्लेशन, क्या हुआ, आपको ये बोल दिया क्वेश्चन के अंदर कि लास्ट ईयर जो जीपी की रेट थी 20% थी, अब की बार हम लोग क्या ज्यादा कमाने वाले थे, तो जीपी की रेट को 2% से 3% से बढ़ाना है, तो वो इफेक्ट आप कंसीडर कर लोगे। सेल प्राइस, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, इवन जिस चीज के अंदर आपको बोला इन्फ्लेशन का इफेक्ट आपको डालना है, तो वो आप क्या करोगे, वो आप दिखाओगे किसके अंदर, करंट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाओगे उसके अंदर दिखाना है। बट जीपी की कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो हमें उसे इग्नोर करना है। इफ देयर हैड बीन इन्फ्लेशन ड्यूरिंग करंट ईयर, इट्स इफेक्ट शुड बी कैंसिल्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ करंट ईयर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकालेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक लेंगे सबसे पहले, जो वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट करी। इस क्लोजिंग स्टॉक के साथ दो टाइप के आपके क्लोजिंग स्टॉक हो सकते हैं, नॉर्मल एज वेल एज एबनॉर्मल। जो बचा लिया वो आप लेस कर दोगे तो क्या आएगा आपका, वो आएगा टोटल लॉस आपका कितना हुआ वो। कई बार क्या होता है, ऐसे केस में हम लोग लॉस को कम करने के लिए कुछ एफर्ट्स करते हैं, कुछ खर्चे लगाने पड़ते हैं। जैसे आग फायर ब्रिगेड की टीम आई, उनको कुछ पैसा दिया, या कुछ आपने इक्विपमेंट्स मंगवाए जिनसे उस आग को कंट्रोल किया जा सके, और वो इक्विपमेंट्स भी डैमेज हो गए, तो वो जो कॉस्ट है वो आपकी होती है फायर फाइटिंग एक्सपेंस। अगर फायर फाइटिंग एक्सपेंस कुछ आपके हैं तो वो क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे, तो आपका निकल के आ जाएगा टोटल लॉस। तो क्या निकल के आएगा, टोटल लॉस। क्लेम का जो अमाउंट है उसके बाद क्या आता है, उसके बाद बात आती है सर लॉस हमारा कितना हुआ, वो हमें पता चल गया। लॉस पता चलने के बाद बोलते हैं कि जो लॉस का अमाउंट है, जो आपका क्लेम का अमाउंट है, लॉस के लिए जो आप क्लेम मांगने वाले हो, वो जो अमाउंट आपका है वो डजंट एक्सीड, वो ज़्यादा नहीं होगा। किससे ज़्यादा नहीं होगा, पॉलिसी के अमाउंट से। टोटल लॉस से ज़्यादा आप क्लेम नहीं मांग सकते। आपको लॉस हुआ 5 लाख रुपीज का, क्लेम मांग रहे हो आप 6 लाख रुपीज का, या लॉस तो हुआ है 5 लाख और आपको क्लेम मिल जाए 6 लाख का, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम जो रेस्ट्रिक्शन होती है वो होती है आपकी लॉस आपका जो है उस तक। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन होता है हमारा अबाउट इंश्योरेंस
क्लेम। एक क्वेश्चन छोटा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिखो भी जल्दी से। देखो क्या है एग्जाम्पल। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम ड्यू टू फायर फॉर स्टॉक लॉस। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्लेम ड्यू टू फायर। फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ईयर 2019-20 की कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, जो कि आपका लास्ट ईयर था, जिसके अंदर सब कुछ सही चला, पूरा ईयर आपने कंप्लीट किया। उस ईयर के बारे में आपको बताया गया। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका? 4 लाख रुपीज का। परचेज गिवन है 7 लाख रुपीज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख। सेल्स है आपकी 10 लाख। 4 लाख, 7 लाख, 10 लाख और 1 लाख। नेक्स्ट जो आपका ईयर जब फायर इनकर हुई 30 नवंबर को हम लोग मान लेते हैं। आपके एग्जाम के बाद क्या हुआ? फायर इनकर हुई 30 नवंबर 20 को। वहां पे आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था? 50,000। यहां पे कितना है? 40,000। ये हो गया 50। परचेज 3,70,000। सेल्स 6 लाख रुपीज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके 90,000। जीपी रेशो increased by 2% in current year. Policy amount 86,000। सैलरीज गिवन आपको 8,000 की और फायर फाइटिंग एक्सपेंस गिवन है 2,000 रुपीज के। कैलकुलेट क्या करना है? अमाउंट ऑफ क्लेम। कैलकुलेट करना है हमें अमाउंट ऑफ क्लेम। बताओ कैसे करोगे कैलकुलेट? सबसे पहले सर हमें क्या चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए ऑन द डेट ऑफ फायर। 30 नवंबर 2020 को क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ये पता लगाना है। कैसे लगाऊं पता? तो इसके लिए बनाता हूं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना स्टार्ट किया मैंने 1 अप्रैल 20 से 30 नवंबर 20 तक का। सबसे पहले लिखा 2 ओपनिंग स्टॉक कितना? 50,000 गिवन है आपको क्वेश्चन में। 2 परचेजेस 3,70,000। 2 डायरेक्ट एक्सपेंस 90,000। बाय सेल्स 6 लाख रुपीज। बाय क्लोजिंग स्टॉक यही तो निकालना है, तो 2 जीपी निकाल लेता हूं ना मैं। अब ये जीपी निकालने के लिए मेरे को चाहिए जीपी की रेट। जीपी की रेट कहां से आएगी? तो सर ये जो पास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन गिवन है ये काम में लो ना। इससे क्या बनाओ? लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक कितना है?
40,000, परचेज 7 लाख, सेल्स 10 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक और जीपी। यहां तो चाहिए क्लोजिंग स्टॉक और इधर चाहिए जीपी। क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकता हूं मैं। सर इस ईयर का नहीं निकाल सकते, इस ईयर का कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो इसके जस्ट बाद वाला ईयर ही तो ये है ना, तो इस ईयर का जो ओपनिंग है वो लास्ट ईयर का क्या रहा होगा? क्लोजिंग। कितना आ जाएगा? 50,000। तो जीपी कैलकुलेट कर लो। 10,50,000 माइनस 840, 2,10,000। जीपी कितना आ गया? 2,10,000। जीपी रेशो निकालना है तो डिवाइड बाय सेल्स, 10 लाख इंटू 100 कितना आया? 21%। जीपी रेशो लास्ट ईयर का कितना आ गया आपका? 21%। करंट ईयर के लिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जीपी रेशो इंक्रीज्ड बाय 2% इन करंट ईयर। तो 21 की जगह अब कितना हो जाएगा? 23%। जीपी रेशो क्या हो जाएगा आपका इस ईयर के लिए? 23%। कैसे आया? करंट लास्ट ईयर का 21% प्लस इंक्रीज 2%, कितना? 23। 6 लाख का 23%, 1,38,000 क्या आ गया? जीपी। निकालो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो 1,38,000 प्लस 90,000 प्लस 3,70,000 प्लस 50,000 माइनस 6 लाख, वैल्यू आ गई आपकी 48,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई? 48। तो जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे गोडाउन के अंदर कितना गुड्स था गोदाम में? 48,000 का। $48,000 का गुड्स था, उसमें से हमने बचाया कितना? 8,000 का। जब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम तो लिखोगे सबसे पहले स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कितना? 48,000 लेस सैल्वेज वैल्यू, या फिर आप लिख सकते हो स्टॉक जो आपने सेव किया वो कितना? 8,000। तो 40,000 का गुड्स आपका हो गया डिस्ट्रॉय बाय फायर। क्वेश्चन में एक चीज और गिवन थी आपको, फायर फाइटिंग एक्सपेंस। ऐड करोगे फायर फाइटिंग एक्सपेंस 2,000, टोटल लॉस आपको कितना हुआ? 42,000 का। टोटल लॉस हुआ हमें 42,000 का। हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोला इंश्योरेंस कंपनी 42,000 का मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। 42,000 का लॉस का मुझे क्लेम दे दो। अगर एवरेज क्लोज आपका एप्लीकेबल है, अगर एवरेज क्लोज आपका एप्लीकेबल है तो किस तरीके से आपकी वर्किंग रहेगी? लॉस कितने का? 42,000 का। पॉलिसी कितने की आपकी? 86,000 की। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है? 48,000। जो बचाया वो हमने घटा दिया। आपका क्लेम कितना बन रहा है? 42,000 का। और आपको क्लेम जो है वो रिसीव हो जाएगा कितने का? 48,000 का। बट अगर यही मैं कहूं पॉलिसी अमाउंट क्या आपका 86 की जगह 36,000, तो कैसे होगा? सर लॉस हुआ हमें 42,000 का, पॉलिसी है हमारी 36,000 की और गोडाउन में स्टॉक था हमारे 48,000 का। आया समझ कि अगर आपकी पॉलिसी की अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू से ज्यादा है तो जितना आपको लॉस हुआ पूरा का पूरा लॉस आपको मिल जाएगा। बट अगर पॉलिसी की अमाउंट इससे कम है
पॉलिसी की अमाउंट आपकी 48,000 से कम है, से 36,000 है, तो फिर क्या होगा, फिर हमें जो क्लेम मिलेगा वो मिलेगा प्रपोर्शनेटली। कैसे? अमाउंट ऑफ लॉस 42,000 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी अमाउंट। कैलकुलेट करोगे तो आपके क्लेम की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। कितनी आएगी देखो, 42,000 डिवाइड बाय 48,000 इंटू 36,000। 42 डिवाइड बाय 48 इंटू 36, 31,500। ये एक बेसिक सा एग्जांपल हमने लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स और देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।